हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 15। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 15 यूनिट 4, स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्थानीय प्रशासन एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र, ग्राम, नगर अथवा महानगर में विधान द्वारा स्थापित प्राधिकरण होता है। इसको यह सत्ता प्राप्त होती है कि वह स्थानीय सेवाओं जैसे सफाई, शिक्षा आदि को प्रदान करने के लिए करों द्वारा राजस्व एकत्रित कर सके। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस। किसी भी देश में स्थानीय शासन सबसे निचली इकाई होती है। एक संघीय व्यवस्था में यह शासन की तीसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी केंद्र अथवा संघ सरकार होती है तथा दूसरी सीढ़ी प्रांतीय अथवा राज्य सरकार। भारत में स्थानीय शासन का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है, माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन पद्धति को लागू किया। भारत में बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया और इन संस्थाओं को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, यानी उसे और अच्छा करने का प्रयास किया गया, मजबूत करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। कौन से में? अनुच्छेद 40 में आर्टिकल 40 में पंचायत का प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत का। भारत में स्थानीय शासन को धरातल पर लाने के लिए पहली बार स्वतंत्र भारत में प्रयास किया गया, जिसके तहत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1952 को जो सामुदायिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम प्रारंभ किया गया परंतु ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। अतः पुनः 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, परंतु यह भी कार्यक्रम सफल ना हो सका। यह भी कार्यक्रम क्या हुआ? असफल रहा। पंचायती राज का विकास। भारत में पंचायती राज के विकास में निम्न समिति ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे आते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये जो समितियां हैं, ये इनकी 4 समितियां हैं। ये पेपर में सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं और इनके सन भी साथ में पूछे जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना। बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1997 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच और सुधार के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न है। कौन कौन सी सिफारिशें थी? फर्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए। फर्स्ट ग्राम पंचायत, सेकंड पंचायत समिति, थर्ड है जिला पंचायत। तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा जाए। सेकंड है ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा
पंचायत समिति और जिला पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। थर्ड है विकास व नियोजन से जुड़े सभी कार्यों को इन संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाए। फोर्थ है पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला पंचायत को पर्यवेक्षी समन्वयात्मक तथा सलाहकारी निकाय बनाया जाए। जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए। विकास कार्य करने के लिए पंचायत वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में इसको सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने शुभारंभ किया था। कौन से जिले में? नागौर जिले में। सेकंड नंबर पे आते हैं अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था पर एक समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सरकार को सौंपी। इस समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली की जगह द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की। इन्होंने 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया। इनकी अन्य सिफारिशें निम्न थी। निम्न है कौन कौन सी सिफारिशें थी? जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर माना जाए। विकास के कार्य जिला परिषद को दिए जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो। मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव कराना चाहिए। थर्ड नंबर पे है जी.वी. राव समिति। जी.वी. राव समिति योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.वी. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक विषय पर एक समिति का गठन किया गया। पंचायत व्यवस्था पर इनकी सिफारिशें निम्न हैं। फर्स्ट है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि नियोजन एवं विकास कार्य के लिए जिला एक उपयुक्त स्तर है। सेकंड पॉइंट है विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण नियोजन क्रियान्वयन जिला या उसके निचले स्तर की पंचायती संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। थर्ड है जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा उसे जिले के विकास कार्यों का प्रभारी बनाया जाए। फोर्थ पॉइंट है नियमित चुनाव कराने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की सिफारिशें की। चौथे नंबर पे आते हैं एल.एम. सिंघवी समिति, जो वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निम्न सिफारिशें सरकार को सौंपी। कौन कौन सी सिफारिशें थी इनकी? फर्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय को जोड़ा जाए तथा इन संस्थाओं के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किए जाए। सेकंड पॉइंट है कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। थर्ड पॉइंट है पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाए। फोर्थ पॉइंट है पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए। फिफ्थ पॉइंट है पंचायतों से जुड़े मामले जैसे चुनाव, समय पूर्व पंचायतें भंग करने तथा कार्यप्रणाली को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। ये थे 4 समितियां जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की वरन
यह लोकतंत्र की सफलता के लिए वरदान साबित हुआ। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का उपबंध किया गया है एवं एक नई अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में पंचायत के लिए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक कई प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का वर्णन किया गया है। कौन से में? 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनुच्छेद 40 को इस संशोधन द्वारा व्यवहारिक रूप मिला और सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये अधिनियम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्षेत्रों में प्रभावी नहीं है। यहाँ एक स्वायत्त जिले परिषद की व्यवस्था की गई है। नागालैंड, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। कौन से में? पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग क्षेत्र में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो वहाँ पे लागू नहीं है। 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। क्या विशेषताएं रही हैं? 73वें संविधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। फर्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करे। सेकंड पॉइंट है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करती है अथवा ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायत के गठन न करने की छूट देता है। थर्ड पॉइंट है पंचायतों की संरचना। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा इनके अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। फोर्थ पॉइंट है सीटों का आरक्षण। प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में चक्रानुक्रम में आवंटित होंगे। इसमें से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिफ्थ पॉइंट है पंचायतों का कार्यकाल। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा। 6 पॉइंट है वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। 7 पॉइंट है लेखा परीक्षण। राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों की देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। 8 पॉइंट है संघ राज्य क्षेत्र। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र अपवादों तथा संसाधनों के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। एट पॉइंट है संघ राज्य क्षेत्र। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के अपवादों तथा संसाधनों के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। 9 पॉइंट है छूट प्राप्त राज्य। यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। 10 पॉइंट है न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र और सीटों के आवंटन को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। 73वें संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची के विषय।
11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रक्रियात्मक विषय वस्तु समाहित है। कौन कौन से हैं? कृषि, फर्स्ट है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार। सेकंड पॉइंट है भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। थर्ड है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जल विभाजक क्षेत्र का विकास। फोर्थ पॉइंट है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। फिफ्थ है मत्स्य उद्योग, शिस्त, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। 7 पॉइंट है लघु वन उपज। 8 पॉइंट है लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 9 पॉइंट है खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। 10 पॉइंट है ग्रामीण आवासन। 11 पॉइंट है पेयजल। 12 पॉइंट है ईंधन और चारा। 13 पॉइंट है सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। 14 पॉइंट है ग्रामीण विद्युत, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण। 15 पॉइंट है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16 है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17 है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है। 18 पॉइंट है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19 पॉइंट है प्रौद्ध और अनौपचारिक शिक्षा। 20 पॉइंट है पुस्तकालय। 21 पॉइंट है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22 पॉइंट है बाजार और मेले। 23 पॉइंट है स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी है। 24 पॉइंट है परिवार कल्याण। 25 पॉइंट है महिला और बाल विकास। 26 पॉइंट है कल्याण, समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी हो। 27 पॉइंट है दुर्बल वर्गों का और विशिष्टताएं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण। 28 पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 29 पॉइंट है सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। तो ये आपके किसमें है? 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय शामिल हैं। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से पेपर में पूछा गया है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, 243 बी पंचायतों का गठन, 243 सी पंचायतों की संरचना, 243 डी स्थानों का आरक्षण, 243 ई पंचायतों की अवधि, 243 एफ सदस्यता के लिए निहिताएं, 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों का लागू न होना, 243 एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना, 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में नया भाग 9 का शामिल किया गया है, जिसका नाम नगर पालिका रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी में वर्णित है तथा उसके अलावा संविधान में उसके कार्यों से संबंधित 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिनमें 18 विषय हैं। संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? 74वें संविधान संशोधन की अधिनियम की विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट है नगर पालिका की संरचना। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित किया जाएगा और इनका चुनाव उन
क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाएगा तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा। इसका निर्धारण राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर निम्न लोगों को नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकेगा, जैसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति नगर पालिकाओं के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य ऐसे सदस्य जो उन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत हों। वार्ड समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों के अध्यक्ष। सेकंड पॉइंट है वार्ड समितियों का गठन। 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है, जो एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनती है और राज्य का विधानमंडल उन वार्ड समितियों से संबंधित है, जैसे गठन, प्रादेशिक क्षेत्र, स्थानों को भरने की प्रक्रिया आदि विधि बना सकता है तथा अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। थर्ड पॉइंट है स्थानों का आरक्षण। नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित स्थान होंगे और स्थानों की संख्या वही होगी जो उस क्षेत्र की जनसंख्या में इसका अनुपात या प्रतिशत होगा। ये स्थान वयस्क मताधिकार की पद्धति के द्वारा भरे जाएंगे जो चक्रानुक्रम में आवंटित होते हैं। सुरक्षित स्थानों की कुल संख्या में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए होंगे और वयस्क मताधिकार के आधार पर भरे जाने वाले स्थानों में 1/3 स्थान, जिसमें सुरक्षित स्थान भी शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे जिनका आवंटन चक्रानुक्रम में किया जाएगा। राज्य विधि के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा। अध्यक्ष पद के लिए भी स्थानों को सुरक्षित करने का प्रावधान कर सकता है, जिसका आवंटन भी चक्रानुक्रम में होगा। फोर्थ पॉइंट है नगर पालिकाओं का कार्यकाल। नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी। इसे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराने अनिवार्य होंगे। अगर कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिका का गठन होगा और कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तो चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है निर्हरताएं। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की अर्हताएं रखता हो और आयु के संबंध में अपेक्षाएं न ही करता हो, क्योंकि नगर पालिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष न कि 25 वर्ष। सदस्यों की अयोग्यता संबंधी सभी विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य विधानमंडल निर्धारित अधिकारी को नियुक्त करता है। 6 पॉइंट है शक्तियाँ और कार्य। राज्य का विधानमंडल इन संस्थाओं को कार्य करने के लिए ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार सौंपेगा जो इन संस्थाओं के लिए आवश्यक हो। 12वीं सूची में वर्णित कार्यों का उत्तरदायित्व इन संस्थाओं का होता है, जिससे ये संस्थाएं आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर सके। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को निम्न कार्य सौंप सकता है, जैसे कर, शुल्क, पथ कर, फी से लगाने वसूल करने तथा उनका उपयोग करने की शक्ति दे सकता है। राज्य की कार्यपालिका के मध्य करों का वितरण कर सकता है। राज्य की संचित निधि से अनुदान और सभी धनराशियों के एकत्रीकरण के लिए एक कोष का गठन कर सकता है। 74वां संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची के विषय।
नगरीय योजना, जिनके अंतर्गत नगर योजना भी है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़क और पुल, घरेलू उद्योग और वाणिज्य परियोजनाओं के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी, हितों की रक्षा, गंदी बस्ती सुधार और प्रणयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यप्रद आयामों की अभिवृद्धि, शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान और विद्युत सौदागृह, काजी हाउस, पशुओं के प्रतिकूलता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन भी है, सार्वजनिक सुख सुविधाओं, जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी है, वेधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनिमय। ये 12 हैं ये 12 अनुसूची है जो 74वें संविधान संशोधन में शामिल हैं। पंचायती राज व्यवस्था की कमियां। पंचायती राज व्यवस्था की निम्न कमियां हैं। कौन कौन सी है? संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी निर्धारित समय पर राज्य सरकारों के द्वारा चुनाव न कराया जाना। सेकंड है पंचायतों के कर्तव्य व वित्त एवं कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित न होना। थर्ड पॉइंट है सामंती व प्रभावशाली व्यक्तियों का ग्रामीण राजनीति पर हावी होना। फोर्थ पॉइंट है ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए स्पष्ट नियमों का अभाव। फिफ्थ पॉइंट है जिला योजना समिति को वित्तीय रूप से सक्षम न बनाना। सिक्स पॉइंट है पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी का प्रभाव ज़्यादा न होना। सेवन पॉइंट है संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप। एट पॉइंट है पूर्ण स्वायत्तता का अभाव, कई अधिकार व कार्य में राज्यों पर छोड़ा गया। 9 पॉइंट है मध्य व उच्च स्तर पर अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, जिससे जोड़ तोड़ की संभावना बढ़ती है। और 10 पॉइंट है राज्य वित्त आयोग को विधेयक द्वारा सही दिशा निर्देश न दिया जाना। पंचायतों के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी है? पंचायतों के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं। फर्स्ट है विकासात्मक कार्यक्रमों का निर्माण व क्रियान्वयन करना। सेकंड है जनता में विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रति रुचि जगाना। थर्ड है जातिगत व सांप्रदायिक आधारों पर व्यापक गुटबंदी को रोकना। फोर्थ है वित्तीय अभाव में सूची में वर्णित विषयों पर योजना बनाना व क्रियान्वयन करना। फिफ्थ पॉइंट है अपने गांव के विकास की योजना तैयार न कर पाना। शेष संसाधनों के अभाव के बावजूद भी कर नहीं लगा पाना। 7 है महिलाओं की भागीदारी में अनेक व्यवधान का उत्पन्न होना। 8 पॉइंट है ग्राम सभा की कोरम पूरा न हो पाने के कारण बैठक न होना। विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के नाम क्या नाम है? पंचायत समिति बिहार, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। इन राज्यों में 4 राज्यों में क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है मंडल पंचायत। तमिलनाडु में कहा जाता है पंचायत यूनियन। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है आंचल परिषद। असम में कहा जाता है आंचलिक परिषद। पश्चिम बंगाल में और असम में क्या कहा जाता है? आंचलिक परिषद। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत। कर्नाटक में तालुका विकास बोर्ड। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति। अरुणाचल प्रदेश में अंचल समिति। पंचायतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। पंचायतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है पंचायती राज संस्था को स्थानीय स्वशासन की इकाई माना जाए, न कि विकास की संस्था।
सेकंड पॉइंट है पिछड़ी जातियों के आरक्षण के बारे में मानदंड निर्धारित किए जाएं। थर्ड पॉइंट है राज्य द्वारा 29 विषयों के अलावा अन्य विषय भी पंचायतों को दिए जाएं। फोर्थ पॉइंट है जिला स्तर पर समन्वित योजना तैयार करने के साथ साथ क्रियान्वयन मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी जाए। फिफ्थ पॉइंट है स्थानीय लोगों की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ाया जाए। सिक्स पॉइंट है प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पूर्णकालिक सचिव की व्यवस्था की जाए। 7 पॉइंट है पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए एक स्वतंत्र इकाई का गठन किया जाए। 8 पॉइंट है पंचायती राज सेवा आयोग का गठन किया जाए। 9 पॉइंट है पंचायतों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 10 पॉइंट है पंचायतों के वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जाए। 11 पॉइंट है कार्यों के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर एक सतर्कता समिति की स्थापना की जाए। 12 पॉइंट है समानांतर निकायों को समाप्त कर सभी कार्यों पंचायतों को सौंपे जाएं। नई पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में कमियां। नई पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? फर्स्ट है संस्था के तीनों स्तरों यानी कि ग्राम, मंडल और जिला पर कार्य व अधिकारियों का स्पष्ट न होना। सेकंड है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में स्पष्ट प्रावधान न होना, जैसे क्या ये संस्थाएं विकास कार्यक्रम को लागू करने वाली संस्थाएं हैं या फिर योजना और उसे लागू करने वाली। थर्ड है पंचायती राज संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के मध्य भागीदारी न होना। फोर्थ पॉइंट है पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्तर के अधिकारियों के मध्य स्पष्ट संबंधों का अभाव। उपरोक्त स्तर पर जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन कर समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार सहभागी संस्कृति का विकास किया जाए, जो कि राजनीति व प्रशासनिक इच्छा शक्ति के माध्यम से ही संभव है। पंचायतों को स्थानीय समुदाय के लिए विकास योजना बनाने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ग्राम विकास के सभी कार्य जिला ग्रामीण विकास के माध्यम से होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पंचायती राज में विलय करने की सिफारिश की, जिसे केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किसी राज्य ने क्रियान्वयन नहीं किया। अतः पंचायती राज की सफलता के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पंचायतों के अधीन करने की आवश्यकता है। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसे राज्य के अतिरिक्त राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके से अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। उसकी नियुक्ति के दौरान उसकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग निर्वाचन प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा। नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y पंचायतों व शहरी निकायों के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं, जो इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रति 5 वर्ष पर राज्य के राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। ये राज्य स्थानीय संस्थाओं के मध्य राजस्व
की हिस्सेदारी के लिए ही नहीं बल्कि करों को सौंपे जाने वाली शक्तियों को हस्तांतरित करने तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार संबंधी विषय तथा ऐसे अन्य विषय जिन्हें राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे। राज्यपाल वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करता है। अतः राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को निम्न 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है राज्य के राजस्व में स्थानीय संस्थाओं की हिस्सेदारी, यानी कि राज्य द्वारा स्थानीय संस्थाओं को राजस्व में हिस्सेदारी और अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय हस्तांतरण का निर्धारण करना इस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। सेकंड है स्थानीय संस्थाओं को करों का आवंटन। कई राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां सौंपने के अलावा करों के मूल्यांकन व प्रशासन के क्षेत्र में करों का सुझाव देकर स्थानीय कर संरचना को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में कई राज्यों ने संपत्ति कर को स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया, जो इनकी आय का मुख्य स्रोत बना। इसके बाद अन्य कर जैसे वाहन कर, व्यापार व व्यवसाय कर, जल कर, प्रकाश कर, पथ कर, नौका कर आदि स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए। थर्ड पॉइंट है राज्य द्वारा स्थानीय संस्थाओं का अनुदान। स्थानीय संस्थाओं को अपने आधारभूत कार्यों पर खर्च करने के लिए राज्य द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, जो राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है राज्य वित्त आयोग के लिए अन्य उपाय। स्थानीय संस्थाओं एवं राज्य के मध्य स्पष्ट कार्य और शक्तियों का आवंटन होना। सेकंड है सभी सरकारी संपत्तियों पर सेवा कर लगाने व कर उगाही की अनुमति होना चाहिए। थर्ड है राष्ट्रीय वित्त आयोग से पहले राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। आवश्यक सेवाओं में सुधार हेतु लोक व निजी क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए। जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक योजना समिति का गठन करेगा। संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला योजना समिति का प्रावधान है, जिसका कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को सम्मिलित करके जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है। राज्य का विधानमंडल इनसे संबंधित निम्न प्रावधान कर सकता है, जैसे कि फर्स्ट है समितियों की संरचना तथा ऐसी विधि जिससे समिति के स्थान भरे जाएंगे। समिति की कुल सदस्यता संख्या में 4/5 स्थान पंचायत तथा नगर पालिका से जिले स्तर पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट है जिला नियोजन समिति के कार्यों से संबंधित प्रावधान। समितियों के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का प्रावधान। जिले नियोजन समिति विकास का प्रारूप तैयार करते समय पंचायत तथा नगरपालिका के सामान्य हितों जैसे स्थानीय योजनाएं, जल तथा अन्य भौतिक संसाधनों में हिस्सा बांटना, संरचना का एकीकृत विकास तथा पर्यावरण का संरक्षण का ध्यान रखेगी तथा जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी विकास योजना का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को भेजेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।